ब्राजील कोलारस में जो हो रहा था, इट वॉज ह्यूज। सैकड़ों लोग इन यूएफओस के हाथों लेट 70s में जख्मी हो रहे थे। जॉर्ज ने ब्राजील पहुंच के उस जगह जाने का फैसला किया जहां ये अटैक्स हो रहे थे। ये तोकांतीस रिवर के एक छोटे से इलाके बारकरेना में गया। जॉर्ज थियागो के साथ इस इलाके में गया और वहाँ पे जाके इसने एक रिहायशी से मुलाकात की जो ये सब होते हुए देख रहा था। इसका नाम जॉनी है। ये यहाँ रेगुलर बेसिस पर यूएफओ अटैक्स देखता रहता है। इसने आखिरी बार जो यूएफओ देखा था वो कुछ ही हफ्ते पहले देखा था। इसके मुताबिक इसने आसमान में आग का गोला देखा। उस फायर बॉल ने बहुत शार्प टर्न ली। इसके पास उस वक्त इसका फोन मौजूद था और इसने इस फायर बॉल को रिकॉर्ड भी कर लिया। ये फायर बॉल बहुत स्पीड से जाता रहा और एकदम से गायब हो गया। इस फायर बॉल को इसने पहले भी देखा है और इससे कुछ अर्से पहले जो इसने देखा था इसने वो भी रिकॉर्ड किया। ये वाला ऑब्जेक्ट इसके सर के ऊपर से उड़ रहा था। जहाँ पे इसने ये देखा वो एक आइलैंड था और वो इस आइलैंड पर जानवरों की तस्वीरें लेने गया था और वही ले रहा था और इसी दौरान इसने यूएफओ देखा। ये बहुत करीब था और वो बहुत बड़ा था। ये तस्वीर जो तुम देख रहे हो ये लेने के बाद जॉनी डर गया और वहाँ से भाग गया और जिस जगह वो यूएफओ देखी गई थी उस जगह की घास इस तरह से हो गई। यहाँ पे इनको क्रॉप सर्कल्स नहीं बल्कि सॉसर नेस्ट कहा जाता है। इसने ये बनते हुए तो नहीं देखा लेकिन बाद में जब ये यहाँ पे गया तो उसको ये निशान दिखे। इस जगह के रिहायशियों में 50% लोगों ने ये सब देखा हुआ है और इस जगह के यूएफओ साइटिंग के गवाह भी हैं, वीडियोस भी हैं, पिक्चर्स भी हैं और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस और क्या होगा। इस फायर बॉल से या यूएफओ से लोग हर्ट नहीं हुए। जब ये लोगों के करीब आते हैं तो लोग जाहिर है भाग जाते हैं, डर जाते हैं। वो कोलारस था जहाँ पे लोग मर रहे थे। बारकरेना में लोग भाग जाते थे। जॉर्ज ने जॉनी से पूछा कि ये यूएफओ आखिर यहाँ क्यों आते हैं, यहाँ पे क्या कुछ स्पेशल है। जॉनी ने कहा कि क्योंकि ये जगह आइलैंड है, जजीरा है, यहाँ पे पानी है जो कि एनर्जी कंडक्टर है, तो यहाँ आना और लैंड करना उनके लिए शायद आसान है। फायर बॉल को अगर देखा जाए और लॉजिकल रीजनिंग ढूंढी जाए तो वो कोई प्लेन नहीं था, वो सिर्फ आग का गोला था। राउंड, ना उसके अराउंड कुछ था, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं और मूव होने से पहले वो एक ही जगह पे रुका रहा। फिर उसने एकदम से शार्प टर्न लिया और गायब हो गया। वो फ्लेयर गन की शॉट भी नहीं थी। फ्लेयर गन जब शॉट होती है तो वो ऊपर जाती है और वापस नीचे भी आती है और उसमें चिंगारियां भी निकलती हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये इतनी देर तक हवर करता रहा कि जॉनी ने अपना फोन निकाला, उसको रिकॉर्ड किया। अब सवाल है कि यूएफओ एक ही जगह को बार बार क्यों विजिट कर रहे हैं इतने सालों से मुसलसल। क्या यहाँ कोई पोर्टल है? क्या यहाँ कोई हाईवे सिस्टम है जो यूएफओस आने और जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये स्पेसिफिक लोगों में इंटरेस्ट रखता है जिनको ये बहुत टाइम से ट्रेस कर रहे हैं, या यहाँ कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगह पे हैं जो कि इनके काम की हैं? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन कोलारस में ऐसा क्या है कि वहाँ लोगों को यूएफओ अटैक कर रहे हैं? ये जानने के लिए जॉर्ज वहाँ पे गया ताकि वहाँ के विटनेसेस और विक्टिम से मिला जा सके। ये सब 1977 के अप्रैल में एक छोटे से टाउन के लोगों ने आसमान में लाइट देखी जो लोगों को अटैक कर रही थी। ये खबर जब फैली तो ब्राजीलियन एयरफोर्स वहाँ पहुंची ताकि देखा जाए कि हो क्या रहा है। आर्मी वहाँ महीनों रही और इन्वेस्टिगेट करती रही, सबूत इकट्ठे करती रही, उस जगह को स्टडी करती रही जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था। कोलारस के लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। सैकड़ों ने तो बाल बाल अपनी जान बचाई और भाग गए और उनमें से कितने ही ऐसे थे जिन्होंने कभी भी पब्लिकली बात ही नहीं की। कुछ लोगों ने ये जगह ही छोड़ दी और बेलम शिफ्ट हो गए। पूरी दुनिया में जिस तरह से यूएफओ विटनेसेस को ट्रीट किया जाता है वैसे ही इनको भी ट्रीट किया गया। झूठा समझा गया, मजाक उड़ाया गया, किसी ने भी यकीन नहीं किया। यहाँ इन लोगों के पास जाके इनसे बात करना और इनसे बातें उगलवाना बहुत मुश्किल काम था। ये खातून उन अटैक्स के टाइम पर अखबारों में अपनी स्टोरी के साथ छप रही थी। इस पर अटैक हुआ था। जॉर्ज इसके पास गया ताकि इसकी जुबानी सब सुना जा सके। इस खातून का नाम अरोरा है। 40 साल तक अरोरा ने अपनी कहानी किसी को नहीं बताई। जॉर्ज ने इससे पूछा कि हमें उस दिन वापस लेके चलो जब ये सब कुछ हुआ था। ये अटैक कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, किस तरह हुआ था। अरोरा ने कहा कि मैं उस वक्त 18 साल की थी। एक बहुत बड़ा चेस्टनट का दरख्त था, बहुत घना और बहुत लंबा। मैं उस वक्त बर्तन धो रही थी। मैंने अचानक दरख्त के ऊपर एक लाइट देखी। वो चीज बहुत बड़ी थी और वो रोटेट हो रही थी। एक डिस्क थी जिसके किनारों पर लाइट्स लगी हुई थी और वो रोटेट हो रही थी, अपने कलर्स चेंज कर रही थी। इससे एक लेजर निकली और उसका निशाना मुझ पर था। मैं बहुत ज्यादा डर गई। वो लेजर लाल रंग की थी और उसका निशान मेरे पर था। जब लेजर मुझ पर पड़ी तो यूं चुभन हुई जैसे सुई मेरे जिस्म के अंदर चुभी हुई हो। ऐसा लगा जैसे एक सुई से मुझे पंक्चर कर दिया गया। एक तो चुभन थी और फिर जलन भी थी। वो जलन इतनी ज्यादा थी कि मुझे जलने की स्मेल महसूस हो रही थी। हर यूएफओ केस में वो देखा जाता है जो मेजरेबल हो, जिसको देखा जा सकता हो, जो फिजिकल हो। ये केस बहुत बड़ा एविडेंस था। अरोरा को स्मेल महसूस हुई थी। सारे यूएफओ साइटिंग केसेस में स्मेल बहुत कॉमन फैक्टर है। जहाँ जहाँ यूएफओ देखे गए हैं वहाँ पे एक स्मेल ऑब्जर्व की गई है।
कभी मेटेलिक, कभी इलेक्ट्रिक और कभी बर्निंग। कई केसेस ऐसे भी हैं जहां लोगों को स्पेसशिप्स में ले जाया गया और उन पर मेडिकल प्रोसीजर्स किए गए और वो भी यही बताते हैं कि स्पेसशिप के अंदर से एंटीसेप्टिक की स्मेल आ रही थी जैसे हॉस्पिटल्स में से आती। कईयों ने कहा कि यूएफओ के अंदर से फूलों की खुशबू आ रही थी जो कि उनको फौरन काम कर देती थी। अरोरा ने कहा कि जब डॉक्टर ने मेरे जख्म को देखा तो ये भी जलने की बू को स्मेल कर सकता था। इसके जिस्म पर 3 सुराख बन गए थे और अभी तक इतने सालों बाद भी ये निशान उसके जिस्म पर मौजूद है। ये कहती है कि मैं अकेली नहीं थी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था। उस इलाके में और भी बहुत सारे लोग थे जिनके ये सब हुआ है। अरोरा ने कहा कि मुझे नहीं पता ये सब क्यों हुआ था, वो क्यों अटैक कर रहे थे। हो सकता है कि वो इंसानों का खून लेने आए हों। पेलम के इलाके एक और खातून जिसका नाम लौरा है, ये भी उन लोगों में शामिल है जिस पर अटैक हुआ था। जिस घर में उस पर अटैक हुआ था वो घर लौरा छोड़ के जा चुकी थी और वहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं जाती। लौरा ने बताया कि रात का वक्त था, खूबसूरत सितारे आसमान में नजर आ रहे थे। मैं सितारों को देख रही थी। एक लाइट सितारों में से गुजरी हुई नजर आई। यूं लगा जैसे टूटा हुआ सितारा जा रहा है। वो लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट थी, लेकिन ये लाइट मेरी तरफ बढ़ी और मुझ पर चिमटी। ये लाइट जब मुझ पर पड़ी तो मुझे दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म का वो हिस्सा जल रहा हो। मैं बहुत डर गई और भाग गई। ये लाइट सफेद रंग की थी। इसने मुझे ही टारगेट किया और हिट कर दिया और आज तक लौरा के जिस्म पर भी वो निशान मौजूद है। इन दोनों के केस से सुनने के बाद यही लग रहा है कि यूएफओ रैंडमली शूट नहीं कर रहे थे। लेजर बीम जो जा रही थी वो टारगेट करके अटैक कर रही थी और कोई ना कोई सैंपल अपने साथ लेके जा रही थी। लौरा ने जो क्राफ्ट देखा था उसकी सिर्फ रोशनी थी, कोई आवाज नहीं थी। लौरा तब बड़ी थी, एडल्ट थी। जब उसके साथ ही सब कुछ हुआ था वो बच्ची नहीं थी। 1977 में शुरू होने वाली ये अटैक 1978 में खत्म हो गए थे। जब एयर फोर्स इस एरिया में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो क्या हुआ था? मिलिट्री ने तो उस मामले को खत्म करने की कोशिश की कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब वहम है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिला। और उस वक्त के बहुत से जर्नलिस्ट ने इस बात को यकीन कर लिया था कि मिलिट्री ठीक कह रही है। कार्लोस ने यकीन नहीं किया था। कार्लोस एक ब्राजीलियन जर्नलिस्ट है जिसकी इस सब पर बड़ी गहरी नजर थी। इसने बताया कि वाकया तकरीबन ब्राजील के 20 शहरों में रिपोर्ट हुए, सभी सिमिलर थे। वो लोग जो 300 या 400 किलोमीटर एक दूसरे से दूर रहते थे, सबकी स्टोरी एक दूसरे से सिमिलर थी। ये मिलिट्री की इन्वेस्टिगेशन जून 1977 से शुरू हुई और अगस्त 1978 को खत्म हुई। ऑफिशियल स्टोरी ये कहती है कि ब्राजीलियन एयरफोर्स ने ये वाले इंसिडेंट्स 4 महीने के लिए इन्वेस्टिगेट किए, जबकि कार्लोस का कहना है कि ये सच नहीं है। असल इन्वेस्टिगेशन 1 साल से भी ज्यादा चली थी। कार्लोस के मुताबिक मिलिट्री वालों के साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल थी, वो बहुत सख्त है। इसकी उनके साथ बहुत ज्यादा इंटेंस कन्वर्सेशन हुई थी। उन्होंने कार्लोस को पोलारिस से बाहर निकालने की भी बहुत कोशिश की थी। इस ऑपरेशन को मिलिट्री इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन प्रातो था और उस वक्त एयरफोर्स कमांडर कैप्टन होलांडा था। पाबंद था कि जो भी खबर बाहर निकले वो बहुत नपी तुली निकले, कंट्रोल्ड हो, सभी कुछ नहीं बताना। 1997 तक वो वही कुछ बताता था जो कि कंट्रोल्ड था और उसके बाद उसने यूएफओ रिसर्चर्स को वो कुछ बताया जो अभी तक इसने किसी को नहीं बताया था। जो कुछ इसने खुद देखा था वो अनयूजुअल था। इसने कहा कि यूएफओ जो उसने देखा था वो सीधा नहीं उड़ रहा था, उसका उड़ना इरेगुलर था। वो ऐसे उड़ा था जैसे झूल रहा हो, स्विंग कर रहा हो। इस यूएफओ की तस्वीरें भी ली गई थी, उनकी वीडियोस भी बनाई गई थी। होलांडा के इस इंटरव्यू देने के 3 महीने बाद होलांडा ने फांसी लेके खुदकुशी कर ली थी, खुद को खत्म कर लिया था। ब्राजीलियन एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाई थी। उस वक्त ब्राजील में डिक्टेटरशिप थी, लेकिन जब डिक्टेटरशिप खत्म हुई तो एयरफोर्स का जोर भी टूट गया और उसके बाद एक खजाना बाहर निकला। वो सब कुछ बाहर निकला जो आर्मी छुपा के बैठी थी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ब्राजीलियन गवर्नमेंट से अमेरिकन गवर्नमेंट को ट्रांसफर की गई थी, यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी को। लेकिन इनमें से एक भी पेपर पब्लिक नहीं हुआ। लेकिन कार्लोस का कहना है कि मिलिट्री ने ये सब कुछ फिर भी नहीं बताया। मेन इवेंट्स वो अपने पास ही रखे रहे। 32 दिनों की 16 घंटे की फुटेज जो मिलिट्री के पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान थी वो गायब थी। सीआईए ने फुटेज और मेन इवेंट्स छुपा लिए थे। आखिर उस रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या था जो छुपाया गया? ब्राजीलियन मिलिट्री ने वहाँ पे क्या विटनेस किया था? जिस आइलैंड पर ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था, अगर वहाँ जाया जाए तो शायद वहाँ से कुछ मिल जाए। कार्लोस से पूछा कि तुमने इस रिपोर्ट के कितने पेजेस पढ़े हैं? इसने कहा 1000 और इन 1000 पेजेस में ड्राइंग्स भी थी, फोटोग्राफ्स भी थे, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी थी, गवाहियां भी थी। एजेंसी में काम करते हुए एक बंदे से पूछा गया कि वो फुटेजेस आखिर कहाँ है, जो सैकड़ों घंटों के हिसाब से ऑफिशियल फुटेज वहाँ पे रिकॉर्ड की गई थी, वो कहाँ है? उस बंदे ने कहा कि वो हमसे एफबीआई ने छीन ली थी। सपोजिटली एफबीआई ने वो फुटेज किसी को भी देने से साफ इनकार कर दिया। मिलिट्री के उन बंदों से अगर बात करने की कोशिश की जाए, क्योंकि अब तो वो भी रिटायर्ड हो गए होंगे, लेकिन वो अब भी बात करना नहीं चाहते।
भाई जाहिर है वो मिलिट्री है, कोई पड़ोस की आंटी तो है नहीं जिसको बहला फुसला के अंदर की खबरें निकलवाई जा सके। ये मिलिट्री ऑपरेशन बहुत बड़ा था। दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका में लॉस एंजलिस में आसमान में यूएफओ के पूरे का पूरा बेड़ा देखा गया था। इस सारे किस्से को बैटल ऑफ लॉस एंजलिस भी कहा जाता है। इन यूएफओस की वजह से यूएस मिलिट्री को एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी यूज करना पड़ी। इतनी ज्यादा फायरिंग करना पड़ी कि ये करने से हॉलीवुड के ऊपर का आसमान पूरे का पूरा रोशन हो गया था। और तभी सोवियत यूनियन में झील के किनारे बसे गांव पर एक अनयूजुअल चीज देखी गई जिसको पेट्रोजोवाट्स्क जेलीफिश का नाम दिया गया। इस पर क्रेमलिन ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई कि ये क्या चीज थी और ये इन्वेस्टिगेशन 20 साल तक चलती रही। अगर एलियंस ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे कि वो हमारा रिएक्शन देख सके तो वो कामयाब हो गए। लॉजिक लगाने वाले कहते हैं कि जिन लोगों ने जेलीफिश टाइप की चीज देखी थी वो मासूम लोग थे, भोले भाले लोग थे। हो सकता है मिलिट्री कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हो सकता है कि कोई मशीनरी हो जो उन लोगों ने देखी और वो डर गए। लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास आज भी नहीं है, तो 1977 में कैसे हो सकती थी? जॉर्ज ने बहुत कोशिश की और उस बोट के कैप्टन को तलाश कर लिया जो इस ऑपरेशन में मिलिट्री के लोगों को उस आइलैंड से जमीन तक का सफर करवाता था। इसका नाम रोसेल है। रोसेल से पूछा कि जब ऑपरेशन प्रातो शुरू हुआ था क्या लोग डरे हुए थे, क्या हालात थे? रोसेल ने कहा कि शुरू में हमारे कैप्टन ने हमें कहा कि यहाँ पे तो कोई खतरा ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। लेकिन 2 हफ्ते बाद हम अपने साथ गन्स लेके जाने लगे और उन्होंने मुझे भी एक गन दी थी। वो ऐसे था जैसे मैं किसी जंग का हिस्सा हूँ। मैं सिविलियन था और जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाए तभी सिविलियंस को हथियार दिए जाते हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक था और वहाँ कुछ भी नहीं था तो सबके पास अब गन्स क्यों थी? इन लोगों को फिर किससे अपनी जान का खतरा था? ऐसा क्या हुआ कि मिलिट्री भी डर गई थी? रोसेल से पूछा कि बोट में कौन कौन था। इसने कहा कि हम 5 लोग होते थे, होलांडा, लुसियाना और बाकी के 2 लोगों का नाम मैं भूल गया हूँ। इनके अलावा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम लुसियानो था। इसने बताया कि जब मिलिट्री ने वहाँ पे कैमरास लगाए तो शुरू में तो उनको सिर्फ लाइट्स दिखाई देती थी, लेकिन जब मॉनिटर पर देखते थे तो शेप्स नजर आती थी। वो शेप्स क्रैब ट्रैप्स जैसी थी, कोई प्लेट या कोई टोपी जैसी। फिर वो सब कहने लगे कि ये स्पेसशिप है। वो बहुत अजीब एहसास था और कभी कभी जब मैं काम से घर जाता था तब भी मेरे सर में दर्द रहता था। जो साइंटिस्ट था वो मॉनिटर पर ही रहा करता था और यूएफओ से आने वाली आवाजों को समझने की कोशिश करता था। वो आवाजें कोई जुबान थी, किसी लैंग्वेज में कोई बात कर रहा हो जैसे। जब ये ऑपरेशन खत्म हुआ तो मिलिट्री के लोगों ने रोसेल से कहा कि ऑपरेशन खत्म हो गया है और अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारा मीडिया और लोग आके तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उनसे बात मत करना। मतलब कि यूएफओ है और उसमें मौजूद एलियंस ने इंसानों से बात करने की कोशिश भी की है। और अगर ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था तो उसकी वीडियोस कहाँ हैं? जॉर्ज ब्राजील से वापस अमेरिका आया और यूएस गवर्नमेंट में एक ऑफिशियल से यूएफओस के बारे में बात करने में कामयाब हो गया। इसका नाम क्रिस्टोफर मेलन है। ये फॉर्मर डिफेंस ऑफिसर है और सेनेट इंटेलिजेंस और आर्म्ड सर्विसेज का सीनियर स्टाफर के तौर पर इसने काम किया हुआ है। इसीलिए इसके पास बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, अंदर की तमाम खबरें। जॉर्ज ने इससे पूछा कि हमने सुना है कि ब्राजील मिलिट्री के पास पानी में आती जाती यूएफओस की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। कुछ उनमें से अमेरिका ने ले ली थी, लेकिन वो कहाँ से मिलेंगी? क्रिस्टोफर ने कहा कि गवर्नमेंट के वो लोग जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थे उनको भी वो रिकॉर्डिंग्स नहीं मिली और ये सब इतना ज्यादा मिस्टीरियस और इतना कॉन्फिडेंशियल रखा गया है कि बहुत कम लोगों के हाथ में वो फुटेज है। और जहाँ तक बात रही यूएफओस अटैक कर रहे हैं, लगता है कि जैसे वो इंसानों की सैंपलिंग कर रहे थे, अपनी रिसर्च के लिए डाटा इकट्ठा कर रहे थे। फिर जॉर्ज ने इससे टिक टैक के बारे में पूछा। इसने कहा कि डेव फ्रेवर ने कहा था कि उस चीज को आसमान में देखकर लग रहा था कि जैसे टिक टैक आसमान में फिर रहा था, और क्योंकि वो समुद्र के ऊपर था तो यूं लग रहा था जैसे पानी के अंदर किसी चीज से वो इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हमने ब्राजील में भी क्राफ्ट के पानी के अंदर और बाहर आने जाने का सुना है, क्या इसमें कोई सच्चाई है या सिर्फ अफवाहें हैं? तो क्रिस्टोफर ने कहा कि इसमें सच्चाई है। एक्टिविटीज तो बहुत ज्यादा रिपोर्ट भी हुई हैं। यूएस नेवी ने भी पानी के अंदर अजीब चीजें देखी हैं। दुनिया का ज्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, इसीलिए पानी में छुपना आसान है। क्रिस्टोफर ने बहुत ही अच्छी बात की कि जमीन की 3/4 हिस्सा तो पानी है, तो अगर कोई एलियन वगैरह जमीन पर आता है और वो इंसानों से छुपने के लिए पानी में पनाह ले तो इससे अच्छा कोई और जगह है ही नहीं। और कोलारस के ऑपरेशन प्रातो की वीडियो फुटेज अगर हासिल हो जाए तो उससे पता चल जाएगा कि यूएफओ और पानी का क्या ताल्लुक है। जॉर्ज अभी कोलारस की वीडियोस पर काम कर ही रहा था कि उसको कुछ और वीडियोस मिली। इन वीडियोस को एक सिक्योरिटी पर्सन ने मिडिल ईस्ट में एक अमेरिकन मिलिट्री बेस में रिकॉर्ड किया था। उस बेस के अंदर एक और बेस थी और ये बेस एक इंटेलिजेंस एजेंसी का अड्डा है। रात के वक्त ये चीज उस बेस के ऊपर फिरती हुई नजर आई। तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। सिक्योरिटी के लोग कैमरे से इसको ट्रैक कर रहे थे। इसको ठीक से देखना मुश्किल है, लेकिन उनके पास इसकी थर्मल इमेज मौजूद है। इससे ज्यादा अजीब और स्केरी यूएफओ आज तक किसी ने भी नहीं देखा होगा। इसने हवा में उड़ते हुए कई बार अपना टेम्परेचर चेंज किया। ये देखने में जेलीफिश की तरह है।
किसी भी गवर्नमेंट ने इस वीडियो को रिलीज करने की इजाजत नहीं दी। पता नहीं इस वीडियो के लीक होने के बाद कितने लोग हैं जो ऑफेंड हुए होंगे। जॉर्ज ने बहुत ज्यादा सोचने के बाद इस वीडियो को रिलीज कर दिया और ये वीडियो एक धमाके की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। इसके बाद क्या हुआ? क्या यूएफओस दुनिया के हर समुंदर के अंदर है? क्या पानियों से इनका कोई ताल्लुक है? और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स अगली एपिसोड में शेयर होंगी। कि आज के एपिसोड में देखी जाने वाली वीडियोस या पिक्चर्स ऐसी हैं जो तुमने पहले देखी थी? और अपने कमेंट्स नीचे लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ।